अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने सर सैयद अहमद ख़ान की जो एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस थी इस मुसलमानों के लिए वो देखी और उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को अंग्रेज़ों के जो ब्रूटैलिटी थी, अंग्रेज़ों के जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहे थे उनसे निकालने की कोशिश की। इसी के हवाले से मज़ीद कुछ काम उन्होंने किए थे। उन्होंने एक मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी। ये एक नेटवर्क था जो मुसलमानों को आपस में जोड़ के रखता था और मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ प्रमोट करने की कोशिश करता था। इसका मरकज़ हुआ करता था अलीगढ़ के अंदर, लेकिन ये इधर कराची से भी जुड़ा हुआ था, लाहौर से भी जुड़ा हुआ था, ढाका से भी जुड़ा हुआ था और मद्रास के लोगों को भी जोड़ के रखता था। तमाम दूर दराज के जो मुसलमान थे उनको एक तरह से ये मिला के रखा करता था। ये जो बना था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में ये बना और ये एक एनुअल मोबाइल पार्लियामेंट थी। मतलब कि इसका इजलास हुआ करता था सालाना और कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में और डिफरेंट शहरों में ये हुआ करता था और इसका मकसद ये था मुसलमानों को यूनाइट करके रखा जाए, जो उनकी प्रोविंशियल आइसोलेशन है उसको ब्रेक किया जाए। इसका जो असर हुआ मुसलमानों के ऊपर ये हुआ कि जो मुसलमानों की ओवरऑल इंटेलिजेंसिया थी, जो ओवरऑल उतबा थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो आपस में कनेक्ट हुए और उन्होंने अंजुमन हमायत इस्लाम जैसी ऑफ शूट्स को इंस्पायर किया और मुसलमानों को इंटेलेक्चुअली ग्रो किया। इसके अलावा जब ये चीज़ें चल रही थीं तो सर सैयद अहमद ख़ान पे कुछ इल्ज़ामात भी लगने शुरू हुए। आपको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान थोड़ा सा मॉडर्निटी की तरफ मुसलमानों को लेके जा रहे थे और जो मुसलमान ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को फॉलो करते थे वो इनके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए। इनको डिफरेंट नामों से बुलाया जाने लगा और डिफरेंट किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाने लगे। ट्रेडिशनल उलमा जो थे उन्होंने इनको नेचारिया कहना शुरू कर दिया। नेचारिया कहते हैं नेचरिस्ट को, या क्रिस्तान कहना शुरू कर दिया। और इनको क्योंकि ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते थे तो ये कहने लगे कि ये एथीज़म की तरफ लेके जा रहा है, ये एथीस्ट है, ईटीसी, इस तरह की बातें होनी शुरू होगी। एथीस्ट आपको पता है वो होता है जो खुदा को किसी को नहीं मानता, तो वो कहता है जो फितरत में है ऐसे ही चल रहा है। वो इनको ये कहने लगे बहुत से जो ट्रेडिशनल उलमा थे। अब क्या हुआ कि जो मॉडर्न एजुकेशनिज़म था ये इन्होंने सपोर्ट किया था और फिर कुछ लोग ऐसे उठे जिन्होंने जो सर सैयद अहमद ख़ान ने मॉडर्न एजुकेशन मुसलमानों को लगाए, मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लगाया था, उस चीज़ को सपोर्ट करने लगे। और क्योंकि मुसलमानों ने सर्वाइव करना था इस माहौल में, तो मुसलमानों के लिए मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना उस टाइम पे ज़रूरी था। और जो पैन इस्लामिस्ट्स के लीडर थे उन्होंने भी सर सैयद अहमद ख़ान को इस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया कि ये इस्लाम की असल रूह को हज़फ कर रहा है। ये बातें होने लगी। और वुमन के हवाले से जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बात की थी उनके हवाले से भी उन्होंने वुमन को भी आगे प्रमोट करने की कोशिश की, जिस तरह से मेन की एजुकेशन के लिए उन्होंने कोशिश की। सबसे पहले इनिशियल जो स्टांस उनका था वो उनके लिए घर में ही स्कूलिंग करने को प्रेफर करते थे। उसकी रीज़न ये थी कि उनके ये लगता था कि इससे जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि पहले ट्रेडिशनल उलमा उनके ख़िलाफ़ थे। और इस हवाले से जो एजेंट्स थे जो इनकी इस काज को प्रमोट करने के लिए कोशिश करते थे उनमें शेख अब्दुल्ला थे, वहीद जहान बेगम चैम्पियन थी जो इस काज की थी। और इनके हवाले से उन्होंने कुछ कोशिशें की। गर्ल्स के लिए अलहदा स्कूल भी बनवाए गए, ठीक है। और इसके नतीजा में न्यू वुमन ऑफ अलीगढ़ के नाम से एक तंजीम उभरी और जिसने वुमन को कल्चरली और मॉरली एजुकेट किया और इनको एक वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने ही एक तरह से कुछ काम किया था, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आज के दौर में होता है या उसके बाद के लोगों ने किया, जिस तरह से बाद में वुमन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बनी। एक और चीज़ उन्होंने जो की वो ये कि उर्दू हिंदी का जो इशू था इसके हवाले से उन्होंने एक स्टांस अपनाया। जब उन्होंने देखा कि 1857 के अंदर बनारस में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इस हद तक पहुंच चुकी है कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो उर्दू से एक तरह की नफ़रत करने लगे हैं और हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, हालांकि हज़ारों सालों से उर्दू ही मेन
ज़ुबान रही थी हिंदुस्तान की जिसको लोग समझते थे। हालांकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बनी थी और इसको पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था और ये समझ आती थी स्पेशली मुसलमानों को। लेकिन जो हिंदू थे वो हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। इसके हवाले से मुसलमानों की ज़ुबान एक तरह से उर्दू बन के रह गई थी और हिंदुओं की ज़ुबान हिंदी थी। सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू को प्रमोट करना चाहते थे और उन्होंने इस झगड़े की बिना पे मुसलमानों को ज़्यादा फेवर किया और उन्होंने यही समझा कि हिंदू वाकई ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और इसी बेस पे उन्होंने उसका जो दो कौमी नज़रिया है वो सामने आया। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ नाउ दैट आई एम कन्विंस्ड दैट दीज टू कम्युनिटीज़ विल नॉट ज्वाइन होल हार्टेडली इन एनीथिंग, इट विल इंक्रीज इमेंसली इन द फ्यूचर। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों कौमें हिंदू और मुस्लिम आपस में नहीं जुड़ सकेंगी और ये जो इनमें इख्तिलाफात हैं ये बाद में मज़ीद बढ़ेंगे। तो इसी बेस पे उनका दो कौमी नज़रिया सामने आया था और इसी दो कौमी नज़रिए की बेस पे ही मुस्लिम लीग बनी थी 1906 के अंदर। अब हम इसके इम्पैक्ट्स पढ़ने लगे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के जो मुसलमानों के ऊपर हुए, जो इन्फ्लुएंसेस हुए। 1906 में ढाका के अंदर मुस्लिम लीग बनती है और ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका मैंने पीछे जिक्र किया जो 1886 में बनी थी, इसका इजलास हुआ था ढाका के अंदर। मैंने कहा था इसके इजलास डिफरेंट शहरों के अंदर हुआ करते थे। जब इसका ढाका के अंदर 20वां इजलास हुआ तो उसके नतीजे में 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी और उस टाइम के जो की फिगर्स मौजूद थे, जो उस टाइम पे लीडर बने थे, इसके प्रेसिडेंट तो इनका था आगा खान थ्री और जनरल सेक्रेटरी थे नवाब मकारुल मलक और सेक्रेटरी थे नवाब मोहसिनुल मलक। और ये पार्टी मुसलमानों की बनी और ये तब बनी जब सर सैयद अहमद ख़ान फोत हो चुके थे। हालांकि सर सैयद अहमद ख़ान अपने दौर में ये कह के गए थे कि मुसलमान पॉलिटिक्स से अलहदा रहें, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर इन होंगे तो उनकी तादाद नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं होगा और बिला वजह वो नुकसान ही हासिल कर सकते हैं इसका। लेकिन 1906 में मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि वो अब इस काबिल हैं कि एक पार्टी बना सकते हैं, अब उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उनकी दो कौमी नज़रिया वाली थीरी से मुतासर हुए इलामा इकबाल और चौधरी रहमत अली। तो इलामा इकबाल ने 1930 में एक कंसोलिडेटेड मुस्लिम स्टेट जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ पे मुश्तमिल होगी उसकी डिमांड की थी, जो खुतबा इलाहाबाद जो इन्होंने 1930 में दिया था। ये आपको पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान के दो कौमी नज़रिया से इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह 1933 में जो चौधरी रहमत अली खान थे उन्होंने पाकिस्तान की टर्म सबसे पहले यूटिलाइज़ की। पाकिस्तान में पी से मतलब है पंजाब, ए से मतलब है अफ़गानिया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो रीजन है उसको बोलते थे, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से मुराद है बलूचिस्तान। ये उन्होंने टर्म 1933 में यूटिलाइज़ की थी। फिर ये टर्म यूटिलाइज़ होती है। फिर 1940s में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आती है जिसके अंदर मोहम्मद अली जना एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और पाकिस्तान बनाने की तरफ सफ़र असल वाला स्टार्ट होता है। अलीगढ़ की मूवमेंट के हवाले से सर मोहम्मद अली जना कहते हैं अलीगढ़ इज़ द आर्सेनल ऑफ मुस्लिम इंडिया। मुसलमानों का मुस्लिम इंडिया का आर्सेनल है अलीगढ़, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने जिसकी बुनियाद रखी थी। फिर 1940 के इलेक्शंस होते हैं, उनमें मुसलमानों को जो मुस्लिम लीग को अच्छी खासी बरतरी हासिल होती है और उसके नतीजे में जब मुस्लिम लीग की बरतरी होती है तो ये अलहदा मुल्क की डिमांड अपनी सामने रखते हैं, जिसके नतीजे में 1947 में जो ब्रेन तैयार हुए थे सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से, वो ब्रेन फिर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सर सैयद अहमद ख़ान का किस हद तक रोल था पाकिस्तान बनाने के अंदर। दो कौमी नज़रिया की बेस पे जो उन्होंने दिया था, जो मुसलमानों को जिस जुल्म से निकाला था अंग्रेज़ों से ताकि वो प्रमोट कर सकें अपने आप को, ख़ुद को इवॉल्व कर सकें, तो उससे निकल के फिर उन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद फिर अलहदा पाकिस्तान के ख्वाब दिखे और अलहदा मुल्क फिर बनाया भी। इसके हवाले से ये कहा जाता है कि द अलीगढ़ मूवमेंट वाज द एम्ब्रियो ऑफ पाकिस्तान। एम्ब्रियो बोलते हैं, जैसे एम्ब्रियो मतलब कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, पैदा होने के से पहले जो एम्ब्रियो की शक्ल इख्तियार करता है। तो वो कहता है कि जो अलीगढ़ की मूवमेंट थी वो एक्चुअली पाकिस्तान मुकम्मल पाकिस्तान बनने से पहले एक उसकी इनिशियल स्टेज थी। जिस तरह बच्चा पैदा होने से पहले वो एक इनिशियल स्टेट में होता है, इस तरह ये अलीगढ़ मूवमेंट पाकिस्तान का एम्ब्रियो था। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। या इसके हवाले से अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।